बहुत ज्यादा। श्रेयांश उसकी मुस्कुराहट का तो जैसे दीवाना ही बन गया। अचानक रूहानी ने गाड़ी रोकी। रूहानी ने उसकी तरफ देखकर उसके घर की तरफ आंखों से इशारा किया तो श्रेयांश ने भी मुस्कुराकर आईब्रोज ऊपर करके पूछा क्या? तो रूहानी ने वापस वही इशारा किया। श्रेयांश ने भी वापस वही इशारा किया। रूहानी की गाड़ी से कुछ ही दूरी पर एक और गाड़ी थी जिसमें माया जी और जोशना जी थी। वो दोनों अपने एनजीओ से वापस आ रही थी। माया जी ड्राइव कर रही थी और जोशना जी उनकी साथ वाली सीट पर बैठी फोन चला रही थी। गाड़ी वही रुकी तो जोशना जी ने प्रश्न किया क्या हुआ माया, गाड़ी क्यों रोकी आपने? घर तो अभी दूर है ना, आगे है। तो माया बोली जी भाभी, पर पता नहीं किसने हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी की है और हमारा रास्ता ब्लॉक हो गया। देखिए, जब जोशना जी ने नजर उठाकर देखी तो नंबर प्लेट देखकर बोली ये तो मधुर भाई साहब की गाड़ी है। माया जी हैरत में पड़ गई। दरअसल रूहानी के पास 4 से 6 गाड़ियां हैं, लेकिन इतने साल कनाडा में रहने से उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो अब रूहानी के अचानक आने से उसकी किसी भी कार की सर्विस नहीं हुई थी। वैसे तो उसकी कार हर महीने जाती थी, लेकिन अभी समय सर्विस के लिए वो नहीं जा पाई। तो रूहानी ने अपने पापा की कार ले ली। उधर श्रेयांश और रूहानी के बीच आंख मिचौली अभी तक चल रही थी। अब रूहानी थक गई और देखा उसके पीछे एक और गाड़ी खड़ी है और वो उसकी गाड़ी निकलने का इंतजार कर रही है क्योंकि उसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। जोशना जी अपनी गाड़ी से निकली और रूहानी की गाड़ी के सामने आई और बोली मधुर भाई साहब तुम? वो रूहानी के साथ श्रेयांश को देखकर हैरान हो गई। रूहानी ने जैसे ही जोशना जी को देखा वो विंडो नीचे करके बोली मैम प्लीज श्रेयांश को बोलिए ना कि वो उतर ही नहीं रहा है और यहाँ रास्ता ब्लॉक हो गया है, सबको तकलीफ होगी, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। तो जोशना जी ने जल्दी से श्रेयांश को उसके कंधों से झकझोरा। अंश तो अंश चौंक गया और जब पीछे देखा तो उसका घर और उसकी मां थी। तो वो बाहर निकला और रूहानी से बोला आई एम सॉरी मिस कपूर, आई डिडंट रियलाइज, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। रूहानी ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी को दौड़ाते हुए अपने घर की तरफ चली गई। जोशना जी अपने मन में बोली अजीब लड़की है, क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भागते रह रूहानी घर पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा रूहानी का और रूहान दौड़कर अपनी बुआ रूहानी के पैरों से लिपट गए। रूहानी तो अचानक इस हमले से शॉक हो गई थी, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसके होठों पर लंबी मुस्कुराहट आ गई। उसने दोनों बच्चों को अपने पैरों से अलग किया और अपने घुटनों पर बैठ गई। उन दोनों ने उसे कसकर गले लगा लिया। रूहानी ने भी उसे जकड़ लिया। वो काफी खुश थी उन दोनों के गले से लगकर। उसने उन दोनों को अलग किया और उन दोनों के माथे को चूम लिया। उन्होंने भी अपने बुआ के एक एक गाल पर किस किया। रूहानी की आंखों में आंसू आ गए। वो हमेशा अपने परिवार को देख लेती थी क्योंकि उसकी नजर हमेशा अपने परिवार पर थी, पर उन लोगों ने कभी भी रूहानी को नहीं देखा था। वो अपने बदले की आग में इतनी जल चुकी थी कि वो अपने सगे भतीजा भतीजी से भी नहीं मिली थी और उसे इस चीज का एहसास आज हो रहा था। अब उसे रहा ही नहीं गया और वो जोर जोर से रो पड़ी। नेहा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और उसका रोना सिसकियों में बदल गया। करण ने दोनों बच्चों को अंदर जाकर पढ़ने को कहा और रूहानी के पास नीचे घुटनों के पास बैठकर बोला स्वीटहार्ट नहीं तुम्हें रोना नहीं है बल्कि रुलाना है उस राणा और रंजीत को। डोंट क्राई स्वीटहार्ट अदरवाइज आई विल क्राई। उसकी इतनी प्यारी धमकी सुनकर रूहानी चुप हो गई। नेहा ने पास ही टेबल पर पड़े जग से पानी गिलास में डालकर रूहानी को पिलाया। रूहानी ने पूछा पापा आ गए? तो करण ने बोला वो बस आते ही होंगे और शिवानी किसी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही है तो वो हमारे साथ डिनर नहीं करेगी। शिवानी की पार्टी में जाने की बात सुनकर रूहानी ने चिल्लाकर शिवानी को पुकारा और खड़ी हो गई। जैसे ही रूहानी चिल्लाई नेहा और करण ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। शिवानी दौड़कर नीचे आई और बोली क्या हुआ दी, सब ठीक तो है ना? तो रूहानी ने उसके सवाल के बदले सवाल पूछ लिया हमने सुना कि आप पार्टी पर जा रही है। शिवानी ने कहा जी दीदी। रूहानी कहती है शिवानी चाहे हम कनाडा में थे लेकिन हमारी नजर तो यही थी ना, तो ये पता लगा कि आप काफी ड्रिंक करने लगी हैं। शिवानी ने गर्दन नीचे कर ली जैसे कोई मुजरिम अपनी गलती पकड़े जाने पर करता है। देखिए शिवानी हम आपसे आजादी नहीं छीनेंगे लेकिन आपको अपनी हद में रहकर पीना चाहिए। रूहानी ने देखा शिवानी जमीन में अपनी नजरें गड़ाई हुई है। उसे लगा कि शिवानी उसके इस भाषण से पक गई है क्योंकि शिवानी को आज तक किसी ने किसी भी चीज को लेकर मना नहीं किया था, पर आज रूहानी ने वो कसर पूरी कर दी। रूहानी को लगा कि जैसे उसने उसे गलत कह दिया हो या शिवानी उसे चिढ़ रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू करण ने देख लिया और समझ भी गया कि रूहानी क्या सोच रही है। वो अभी शिवानी को कुछ बोलने ही वाला था कि रूहानी बोल पड़ी शिवानी अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, पर अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, सो सॉरी। आपको जो करना है आप कर सकती हैं, हम आपको अब नहीं रोकेंगे। रूहानी इतना बोलकर ऊपर की तरफ बढ़ गई लेकिन शिवानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा आपने ये कैसे सोचा कि मैं आपकी किसी भी बात का बुरा मानूंगी? मुझे पता है कि कनाडा में आप सबकी बात मानते थे तो मैं भी मानूंगी। क्या पता आपकी बात ना मानने पर डिटेक्टर पापा कोई सजा ही ना दे दे। उसकी ये बात सुनकर नेहा और करण हंसने लगे लेकिन अपने बड़े पापा को डिटेक्टर पापा के नाम से संबोधित होते देख रूहानी शिवानी को घूरते हुए कहती है शिवी ये कैसे बोल रही हैं आप, वो आपसे बड़े हैं। रूहानी की डांट सुनकर शिवानी ने माफी मांगी तो रूहानी ने कहा इट्स ओके बट दिस शुड नॉट हैपन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। शिवानी ने हाँ में गर्दन हिलाई। रूहानी सीढ़ियां चढ़ने वाली थी कि शिवानी ने पूछा दी क्या मैं पार्टी में जा सकती हूँ? तो रूहानी मुस्कुराई लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि रूहानी की पीठ उनकी तरफ थी। मुड़कर बिना किसी भाव के बोली जा सकती हो पर 1 बजे तक घर आ जाना, आपको कल कॉलेज जाना है इसलिए, और अगर आप मुझे 1 बजे तक नहीं दिखी तो आपको हमारे डिटेक्टर पापा के पास मैं छोड़कर आ जाऊंगी। तो शिवानी ने हाँ में गर्दन हिलाई। रूहानी को कस के गले लगा लिया। रूहानी ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। रूहानी से अलग होकर उसके गाल को छूती है और नेहा की तरफ अपना रुख करके बोलती है भाभी डिनर लगाइए मैं फ्रेश होकर आती हूँ। नेहा ने हाँ में से हिलाया और डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। करण भी अपने कमरे में चला गया। शिवानी रेडी होने चली गई और हमारी रूहानी भी अपने कमरे में चली गई। इधर मल्होत्रा निवास में श्रेयांश जैसे ही कमरे में अंदर आया उसे अपने पापा सोफे में चिंतित बैठे दिखे। पापा को चिंतित देखकर श्रेयांश दौड़कर उनके कदमों के पास आकर बैठा, सिर उनकी गोदी में रखकर कहा और रुआसी आवाज में बोलता है डैड आई एम सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा बट प्लीज डैड आप ऐसे चुप मत रहिए। वैसे तो जतिन जी किसी और चीज को लेकर चिंतित थे लेकिन श्रेयांश को लगा कि उसके कारण चिंतित है। जतिन जी उसका अपने प्रति इतना प्यार देखकर चिंता में भी मुस्कुरा पड़े और बोले अंश बेटा भला किसी बाप को अपने बेटे की बातें बुरी लगती है? बच्चे आप तो हमारा गुरु हो, तो अगर आगे से आपने ऐसी बकवास की तो सच में हम आपको थप्पड़ मार देंगे बता रहे हैं। इतना सुनकर अंश अपने पापा की तरफ देखने लगा। उसने वैसे ही जतिन जी को कस के गले लगा लिया। जतिन जी ने भी अपने बेटे को जकड़ लिया। जोशना जी भी अब चैन की सांस ले रही थी। उन्होंने कहा अंश आप जाकर फ्रेश हो जाइए और हम रघु उसे कहकर सबके लिए खाना लगवाते हैं। अंश भी कहकर ऊपर की तरफ भाग गया। थोड़ी देर में अंश और रूहानी अपने अपने घर में अपने अपने डाइनिंग एरिया में अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे थे। दोनों ही बहुत खुश थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि कल का सूरज उनके लिए क्या लेकर आएगा। इधर रूहानी आज भी बालकनी में खड़ी थी। वो मन ही मन बोली ओ गॉड ये क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। पर ये तो श्योर हो गया कि ना श्रेयांश मुझसे प्यार नहीं करता। इतना बोलते ही उसका गला रुंध सा गया। उसने जल्दी से पानी पिया और खुद को नॉर्मल करके बोली अच्छा है ये मेरे और उसके लिए काफी हद तक सही है, मैं अपने लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकती। पर रूही व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट हिम व्हाई? अभी वो ये सब अपने आप से बोल रही थी कि पीछे से आवाज आई क्योंकि तुमसे प्यार करने लगी हो। इतना सुनकर रूहानी सुन हो गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई 40 से 50 साल की औरत खड़ी थी। व्हाइट कलर की सादी साड़ी पहनी हुई थी। होठों पर मुस्कुराहट थी। रूहानी उस औरत को देखकर अचंभित हो गई। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला माँ। उधर श्रेयांश बेड पर लेटे लेटे टेबल पर लैंप की लाइट कभी स्विच ऑन करता तो कभी स्विच ऑफ करता। उसके दिल में आज सारे सीन्स दौड़ रहे थे। वो मन ही मन बोला रूहानी इतनी भी बुरी नहीं है जितनी दिखती है, पर उसे राठौर खानदान से उलझने से क्या मिलेगा? पूरा इंडिया जानता है कि राठौर फैमिली कितनी पावरफुल और डेंजरस है। उनका इंडिया में किए हर जुर्म में कोई ना कोई लेना देना तो होता ही है, पर किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर नहीं मिलता उन्हें अरेस्ट करने का। और अगर कोई पुलिस वाला कोई कार्रवाई करता भी है तो उसे उसका ट्रांसफर का नोटिस मिल जाता है। तो रूहानी उनसे उलझना क्यों चाहती है? आई थिंक वो कोई गलती कर रही है। अरे गलती नहीं, ये तो बेवकूफी है उसकी। मुझे कल की पार्टी में उसे वार्न करना होगा लेकिन उसने कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने उसे बताया कि मैंने उसका नाम अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया है। रूहानी तो मेरे लिए एक पहेली बनती जा रही हो। इतने सालों बाद लौटने से उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट ये तो राठौर फैमिली से उलझ रही है। ओह गॉड मेरा सिर फट जाएगा रूहानी के बारे में सोच कर। मैं इसके बारे में सोच ही क्यों रहा हूं? ओह गॉड हेल्प मी। अभी वो ये सब अपने मन में बोल रहा था। उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। वो अपनी सोच से बाहर आया और उसने दरवाजा खोला। बाहर उसका एक नौकर था अजय। श्रेयांश बोला क्या हुआ तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो अजय बोला साहब बाहर कोई लड़की खड़ी है। श्रेयांश पहले ही उसकी इतनी रात के आने से खींच रहा था। वो झल्ला उठा और बोला
तो क्या मैं उससे शादी कर लूं? मॉम को बताओ जाकर। अजय बोला, साहब पहले मैं बड़ी मालकिन के पास ही गया था, पर उन्होंने कहा कि आपका कोई जान पहचान वाला होगा। अब श्रेयांश का पारा हाई हो रहा था, तो वो बोला, कहाँ है वो लड़की आखिर? वेयर इज शी? तो अजय ने नीचे की तरफ इशारा किया। वो गुस्से से सीढ़ियां उतरने लगा। लड़की सोफे के पास खड़ी थी, उसकी पीठ अंश की तरफ थी। अंश बोला, जी आप कौन? आपको आपके माँ बाप ने सिखाया नहीं कि इतनी आपको किसी के घर नहीं जाते? मेरी नींद खराब की आपने। तो वो लड़की वैसे ही खड़ी की खड़ी रही और बोली, ओह तो लगता है सपने में मेरी भाभी थी। उसके इतना बोलते ही अंश हैरान हो गया। वो लड़की उसकी तरफ मुड़ी। 5 फीट 6 इंच की हाइट, पूरा गोरा रंग जैसे दूध उसके सामने फीका हो। अंश की ही तरह उसकी आंखें ब्लू कलर की थी। एक हाथ में महंगी घड़ी, दूसरे हाथ में फोन पकड़ा हुआ था। उसने ब्लू कलर का क्रॉप टॉप पहन रखा था, जिससे उसका पेट साफ साफ दिख रहा था। ऊपर ब्लू डेनिम का जैकेट डाला हुआ था, साथ में ब्लैक कलर की रिप जींस डाली हुई थी और ब्लैक कलर की शूज। दिखने में वो किसी बड़ी फैमिली की बेटी लग रही थी। अंश उसे आंखें फाड़ कर देख रहा था और वो लड़की उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। उधर देव फार्म हाउस में रंजीत, राणा, देव, अमर और जय चिंतित बैठे थे। ये फार्म हाउस देव का था, जो कि पहले साफ नहीं हुआ था, जिस कारण राणा और रंजीत को होटल में रहना पड़ रहा था। अब वो लोग वहां बैठकर कुछ सोच रहे थे। राणा ने किसी को फोन लगाया और बोला, ए कमिश्नर सुन, देख अगर तू किसी भी पुलिस वाले को पकड़ेगा तो तेरा सारा काला चिट्ठा बाहर लाना मेरा काम होगा, समझा ना? तो कमिश्नर आगे बोला, बाबा साहब हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, माफ कीजिए हमें। फोन स्पीकर पर था तो सब उसकी बातें सुन रहे थे। राणा ने फोन काट दिया। रंजीत बोला, बाबा साहब नेताजी को कॉल करो, क्योंकि नेताजी भी तो हमारी वजह से बना है, तो वो इस वक्त हमारी मदद तो कर ही सकता है। राणा को उसकी बात में दम लगा। उसने नेताजी को फोन किया। नेताजी ने राणा का फोन एक ही रिंग में उठा लिया। राणा बोला, क्या बात है नेताजी, एक ही रिंग में फोन उठा लिया आप तो? लगता है हमारी फोन का इंतजार किया जा रहा था। चलिए छोड़िए ये सब बातें, मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, वो सब आप वापस ले लेते और सबूत मिटा देते तो अच्छा होता। तो नेताजी बोले, माफ करना बाबा साहब, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसने ये कंप्लेंट दर्ज की है ना वो बहुत बड़ी हस्ती है। राणा ने पूछा, कौन है जिसे मेरे हाथों मारने का शौक है? बता कौन है? अभी के अभी उसकी दुनिया उजाड़ के रख देगा राणा सिंह राठौर। तो नेताजी बोले, माफी माफी बाबा साहब, हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने उसका नाम बता दिया तो मेरी दुनिया उजाड़ जाना तो 100% पक्की बात है। इतना बोलकर फोन नेताजी ने काट दिया। लेकिन राणा, रंजीत, देव, अमर और जय अभी भी असमंजस की स्थिति में थे। ऐसा कौन है जिसने राणा सिंह राठौर से पंगा लेने का सोचा? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि आतंक पर। भाग 14। नेताजी ने फोन काट दिया। लेकिन राणा, रंजीत, देव, अमर और जय अभी भी असमंजस की स्थिति में थे कि ऐसा कौन है जिसने राणा सिंह राठौर से पंगा लेने का सोचा। इधर रूहानी अभी भी सदमे में थी कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। तभी रूहानी की माँ जानवी जी बोली, बेटा कल तुम वही आना जहाँ मेरी निशानियां हैं, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वही मिलेंगे। रूहानी ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं और दौड़कर जानवी जी के गले से लग गई। लेकिन वो साया हवा में गायब हो गई। तो रूहानी को होश आया। वो अपने आप से बोली, माँ ने मुझे कल वहाँ बुलाया है जहाँ उनकी निशानियां हैं, मतलब हमारे विला का बेसमेंट। ठीक है माँ, कल मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। इतना बोलकर उसने अपने बेड की साइड से दराज से एक फोटो निकाली, जो कि उस वक्त की थी जब रूहानी 4 महीने की थी। उसमें जानवी जी ने उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। उसने वो फोटो लेकर बेड पर लेटकर आंखें बंद करके फोटो को सीने से लगाकर सो गई। इधर मल्होत्रा मेंशन में उस लड़की को देखकर अंश हैरत में पड़ गया। तो वो लड़की बोली, भाई गले लगाने का इरादा तो नहीं है ना? तो अंश ने आगे बढ़कर उसे कसकर गले से लगा लिया। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, श्वेता। जी हाँ श्वेता। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अंश की बहन श्वेता थी, जो कि 2 सालों से लंदन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और अभी छुट्टी के कारण वापस आई थी। श्वेता ने भी अंश को कसकर पकड़ लिया। अंश ने उसे अपने आप से अलग किया और बोला, तू तो परसों आने वाली थी ना, तो आज कैसे? श्वेता बोली, भाई सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है दुनिया में? इतना सुनकर अंश मुस्कुरा पड़ा और बोला, चल चल तू मेरे रूम में, क्योंकि तेरा रूम अभी साफ नहीं हुआ है और सुबह मॉम डैड को सरप्राइज भी तो देना है। श्वेता ने हाँ में से हिलाया और उसके रूम की तरफ चली गई। अंश अजय से बोला, ध्यान रखना किसी को भी पता न लगे कि शुतु, जो कि श्वेता का निकनेम था, घर आई है, वरना नौकरी समझना गई तुम्हारी। अजय ने भी हाँ में से हिलाया। अंश ऊपर चला गया और देखा श्वेता सो चुकी है थकान के कारण। उसने उसका सिर सहलाया और उसके पास आकर लेटकर उसे हक करके सो गया। इधर सुबह 4 बजे रूहानी का अलार्म बज पड़ा। उसने वैसे ही लेटे लेटे अलार्म बंद किया और 2 मिनट आंखें बंद की और वॉशरूम में चली गई। अपना ट्रैक सूट डाला, अपनी और माँ की तस्वीर सामने लेकर खड़ी हो गई। वो तस्वीर को देखते हुए बोली, माँ आज मुझे हिम्मत दीजिएगा राणा और रंजीत का मुकाबला करने के लिए। वैसे तो आपकी ये बेटी बहुत हिम्मत वाली है, पर आज। इतना बोलकर उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। उसका फोन बजा। उसने देखा फोन पर उसके बड़े पापा माणिक जी का नाम दिख रहा है। उसने फोन उठाया और कहा, नमस्ते बड़े पापा। माणिक जी बोले, नमस्ते बेटा जी, लगता है इंडिया में तो आप हमें भूल ही गई। रूहानी बोली, नॉट एट ऑल, भला मैं आप सबको कैसे भूल सकती हूँ बड़े पापा, आप तो मेरी लाइफ है। माणिक जी कहते हैं, हम जानते हैं बेटा जी। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए उन रंजीत और राणा ने कुछ किया तो नहीं? माणिक ने फोन स्पीकर पर लगाया था तो सब लोग उनकी बात सुन रहे थे। रूहानी अब किचन पानी बंद कर रही थी। उसने सब कुछ बता दिया माणिक जी को। उसकी धमाकेदार एंट्री से लेकर जो राणा और रंजीत का जीना हराम कर रखा था वो सब कुछ बता दिया। साधना बोली, वाह दीदी क्या एंट्री लिया आपने इंडिया में, सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है। रेहान बोला, बुआ आप कब आओगे, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। इतना बोला और रेहान रोने लगता है। रूहानी इस वक्त जॉगिंग कर रही होती है और ब्लूटूथ से उसके रोने की आवाज सुन रही थी और वो रुक जाती है और बोली, रेहान बच्चे नो डोंट क्राई, वरना मैं भी रो दूंगी। रेहान रोना बंद कर देता है और रानी जी बोलती है, रूही बेटा आप अपना देवर जी, करण, नेहा और बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है? रूहानी कहती है और इधर से फोन कट जाता है। रूहानी का यहाँ तो रोने का मन कर रहा था। वो जल्दी से घर आई और जिम में चली गई। उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन एक्सरसाइज करके निकाल दी। अब वो बेटर फील कर रही थी। करण और उसने आज भी पुशअप्स में कंप्लीट किया था और हमेशा की तरह आज भी रूही जीती। सुबह के 9 बज चुके थे और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। इधर मल्होत्रा निवास में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन श्रेयांश के अलावा किसी को भी नहीं मालूम था कि श्वेता घर पर आ चुकी है। जोशना जी अंश से कुछ बोलने वाली थी कि अंश बोल पड़ा, मॉम डैड चाचा जी चाची जी आदित्य आप सबके लिए सरप्राइज है। सबने पूछा क्या? तो श्रेयांश ने सीटी बजाई। सब लोग उसकी इस हरकत से हैरान थे, लेकिन अगले ही पल उसके सामने श्वेता खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि आतंक पर। भाग 15। सब लोग श्वेता को देखकर हैरान हो गए। श्वेता ने भागकर अपने पापा को गले से लगा लिया। जतिन जी भी उसका सिर सहलाने लगे। जोशना जी भी उसके गले से लग गई। श्वेता अपने चाचा चाची आदित्य के गले से लगी और श्रेयांश के साथ वाली सीट पर बैठते हुए बोली, भाई इस सीट की हकदार कब आएगी? उसका ये सवाल सुनकर अंश के सामने रूही का चेहरा आ गया। उसने सिर झुका लिया और मुस्कुराने लगा। माया जी ने देख लिया और मन ही मन बोली, नहीं अंश बेटा नहीं, तुम जो सोच रहे हो ना वो कभी भी नहीं होगा। रूहानी इस घर की बहू नहीं बन पाएगी और बनेगी तो या तो वो आदि यानी आदित्य की दुल्हन होगी या तो अभी यानी अभिषेक की। अंश रूहानी को याद कर रहा था। इधर रूहानी का हिचकियों से बुरा हाल हो रहा था। मधुर जी बोले, क्या हुआ बेटा? रूहानी हिचकते हुए बोली, पापा मुझे हिचकी बहुत ज्यादा हिचकी आई है। नेहा बोली, कौन है रूही जो आपको इतनी शिद्दत से याद कर रहा है? रूहानी बोली, क्या पता भाभी, हिचकी जो भी है ना, अगर वो मेरे सामने आया ना तो मैं जिंदा गाड़ दूंगी। नेहा उसे जल्दी से पानी पिलाती है, जिससे उसे आराम मिलता है। अब उसकी हिचकियां बंद हो जाती है। रूहानी अरुण को बुलाती है और अरुण से कहती है, अरुण आज रात की पार्टी की सिक्योरिटी में मुझे एक भी कमी नहीं दिखनी चाहिए, वरना तुम इस दुनिया में नहीं दिखोगे। राणा और रंजीत भी आ रहे हैं तो ज्यादा सतर्क रहना। अगर तुम्हें और गार्ड्स की जरूरत है तो और बुला लो, लेकिन सिक्योरिटी में एक भी कमी नहीं दिखनी चाहिए। और रूहानी का और रूहान के साथ 2 गार्ड्स अलग से होने चाहिए। अरुण बोलता है, मैम आप फिक्र मत करिए, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रूहानी बोली, गुड, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। अरुण चला जाता है। शिवानी रूहानी से डरते हुए बोली, दीदी क्या हम दोनों आज की पार्टी के लिए शॉपिंग करने जा सकते हैं? रूहानी गर्दन नीचे करके खाना खाते हुए गुस्से का नाटक करते हुए बोली, वाणी तुम पहले ये बताओ कि क्या हम आपको भूत या फिर बड़े पापा लगते हैं? रूहानी को गुस्से में बोलते देख शिवानी हड़बड़ाकर बोली, नहीं दीदी क्यों, क्या हुआ? तो करण बोलता है, अबे ओ मंदबुद्धि, इतना डर क्यों रही है फिर? शिवानी बोली, सॉरी दीदी मुझे लगा कि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, रूहानी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, तुम्हें लगा कि मैं बहुत खड़ूस हूं, मुझे शॉपिंग करना पसंद नहीं है, मैं अपनी बहन को अपने इशारों पर चलाऊंगी। एम आई राइट? यू थॉट दिस ओनली इजंट?
शिवानी नीचे गर्दन करके बोली, जी दीदी, वो आप जब से आई है ना तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि आप मेरी सिस्टर हैं। ऐसा लग रहा है कि इस घर में इस वक्त कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकलौती मालकिन रूहानी कपूर है, ना कि मधुर कपूर की बड़ी बेटी, ना कि शिवानी और करण कपूर की सिस्टर, ना ही नेहा कपूर की बड़ी ननद, ना कि रूहानी का और ना ही रूहान कपूर की बुआ। इतना बोलकर शिवानी चुप हो गई। सबके हाथ खाने के लिए रुक गए थे। करण शिवानी को कुछ बोलने ही वाला था कि नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। करण ने उसकी तरफ देखा तो नेहा ने नाम से हिलाया। अब बीवी बोल रही है तो कहां इतनी हिम्मत किसी जनाब ने कि उसके खिलाफ जाए। रूहानी के रुके हुए आंसू गाल तक सीधा उसके खाने वाले चम्मच पर गिरते हैं। डाइनिंग एरिया में इतना सन्नाटा हो गया था कि उसके आंसू गिरने तक की आवाज पूरे डाइनिंग एरिया में फैल गई। शिवानी ने जब ये देखा तो वो डर गई। उसे लगा कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। शिवानी बोली, दीदी मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसके बीच में रूहानी खड़ी होकर दरवाजे तक पहुंचकर बोल पड़ी, मुझे 4 बजे तक विला पहुंचना है, सारे अरेंजमेंट देखने के लिए, तो जल्दी से बिना खाना खाए वानी और भाभी आप दोनों पार्किंग एरिया में आइए, हम लोग साथ में बाहर खाना खाएंगे। ये सुनकर सबके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। शिवानी ने दौड़कर रूहानी को गले से लगा लिया। रूहानी ने भी इसे जकड़ लिया। शिवानी उससे अलग हुई और उसके गाल पर हाथ रखकर नेहा से कहा, निकी और हान को भी ले चलिए। नेहा ने हाँ में सही लाया और दोनों नेहा और शिवानी दौड़कर अपने रूम में गई और अपना बैग लेकर आई। तीनों भाभी ननद चली गई मॉल की तरफ और दोनों बाप बेटे भी अपने ऑफिस की तरफ चले गए। इधर मल्होत्रा निवास में श्वेता बोली, मॉम कपूर फैमिली की पार्टी किस खुशी में है? अभी तो उनके खानदान की बड़ी बेटी के जन्मदिन पर पार्टी तो हुई थी, फिर ये किस लिए है? तो जोशना जी की जगह जतिन जी बोले, बेटा रूहानी मतलब उनके खानदान की बड़ी बेटी की आने की खुशी में और उन्होंने एक और जमीन खरीदी है तो उसकी सक्सेस में। श्वेता बोली, ओके पर मुझे फिर आज की पार्टी के लिए नए कपड़े चाहिए, तो अंश भाई आज हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। आदि भाई आप भी। तो दोनों भाई नाटक करते हुए कहते हैं, जी मालकिन जो आप चाहेंगी वही होगा। सब लोग उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। श्वेता माया से बोली, चाची जी अभी कब आएगा? इससे पहले माया जी कुछ बोलती, जोशना जी ने गुस्से से कहा, श्वेता अभी आपसे बड़े हैं और आप उनको उनके नाम से संबोधित कर रही हैं। तो माया जी बोली, अरे कुछ नहीं होता भाभी, वैसे भी 2 महीने का तो बड़ा है इससे, और शुतु मैंने पूछा था अभी से तो वो कहता है कि संडे को आएगा। श्वेता ने ओके बोला। इधर मेगा सेंटर मॉल मुंबई में शिवानी, नेहा, हान और निकी अंदर आते हैं। उन्हीं के पीछे श्वेता और आदित्य आते हैं। श्वेता उल्टी होकर आदि से बात करते हुए चल रही थी तो वहीं वो शिवानी से टकरा गई, जिससे शिवानी नीचे गिर गई। जब श्वेता ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बोली, आई एम सो सॉरी, वो उल्टी होकर चल रही थी ना तो मैंने देखा ही नहीं। आदित्य नेहा को पहचान जाता है और बोलता है, नेहा जी आप यहाँ? नेहा कहती है, जी हाँ वो शॉपिंग के लिए आए थे, आज पार्टी है ना। श्वेता बोली, आदि भाई आप जानते हो इन्हें? तो आदित्य बोला, हाँ शुतु ये है नेहा जी, करण भाई की वाइफ, और वो शिवानी है करण भाई की सबसे छोटी बहन। शिवानी बोली, अरे कोई मुझे भी तो उठाओ। शिवानी अभी तक नीचे ही गिरी हुई थी और वो नीचे बैठकर उन लोगों की बातें सुन रही थी और नोटिस कर रही थी कि कोई उस पर ध्यान तो दे ही नहीं रहा है। तभी पीछे से रूहानी आई और शिवानी को अपना हाथ उसे उठाने के लिए देकर पूछा, वानी तुम नीचे क्यों बैठी थी? शिवानी बोली, अरे कुछ नहीं दीदी वो इनका लग गया था। रूहानी ने मुड़कर श्वेता की तरफ देखा। श्वेता ने पूछा, आप ही रूहान कपूर हो ना, मधुर अंकल की बड़ी बेटी? रूहानी बोली, जी हाँ, पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं मिस? तो श्वेता ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हेलो मेरा नाम श्वेता जतिन मल्होत्रा है। रूहानी बोली, अच्छा अच्छा सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं था। श्वेता बोली, इट्स ओके। उसी वक्त श्रेयांश भी वहां गया। जैसे ही उसने मॉल में एंट्री ली सभी लड़कियों की नजर उस पर आकर थम गई। उसने ब्लैक कलर की हुडी डाली हुई थी, साथ में ब्लैक कलर की जींस और उस पर उसकी जानलेवा स्माइल जो कि किसी भी लड़की का दिल चुरा ले। और आज तो रूहानी भी उसे घूर रही थी। श्रेयांश ने जब देखा कि वहां पर नेहा, शिवानी और रूहानी भी खड़े हैं तो उसने नेहा के पैर छुए, शिवानी से हाथ मिलाया और जब वो रूहानी से हाथ मिलाने लगा तो रूहानी की तरह ही वो भी उसे घूरने लगा। रूहानी ने आज लाइट पिंक कलर की हुडी डाली थी और साथ ही में ब्लू जींस। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो रहे थे, पर अचानक ही रूहानी का ध्यान मॉल की एंट्री की तरफ गया और वो हैरान परेशान हो गई। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, ये यहाँ? अंश को भी होश आ गया था जब सबने उसकी नजरों का पीछा करते हुए एंट्री की तरफ देखा तो वो भी शॉक थे। एंट्री पर रंजीत खड़ा था। उसने ग्रे शर्ट के साथ में ब्लैक जींस डाली थी। वो भी काफी हैंडसम लग रहा था। रंजीत रूहानी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और रूहानी को उसकी मुस्कुराहट किसी तीर के भांति चुभ रही थी। उसने जल्दी से किसी को कॉल किया। वो फोन पर बोली, हेलो अरुण अभी के अभी 10 गार्ड्स और अंदर लेकर आओ, अंदर रंजीत है। तो आगे से अरुण चिंतित होकर बोला, बट मैम गार्ड्स को अंदर जाना मना है। रूहानी को वैसे ही रंजीत की मुस्कुराहट से खींच चढ़ रही थी और ऊपर से अरुण का ये बोलना जैसे आग में घी डालना हो। वो जलाकर बोली, मेरा नाम लेकर अंदर आ जाओ। तो अरुण ने ओके बोलकर फोन काट दिया और गार्ड्स के साथ अंदर आ गया। अंदर आकर उसने सबसे पहले शिवानी, निकी, हान और नेहा को कवर किया। रंजीत रूहानी की तरफ बढ़कर आया और बोला, रूहानी चाहे तुम जितनी मर्जी अपनी सिक्योरिटी टाइट कर लो लेकिन मैं तुम तक और तुम्हारे परिवार तक पहुंचकर दिखाऊंगा और ये एक राजपूत की जुबान है। ये सुनकर रूहानी हंस पड़ी और बोली, मिस्टर राठौर आप सिर्फ नाम के राजपूत हो, वैसे आप में राजपूतों वाली कोई भी बात नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, तो क्यों राजपूतों का नाम बदनाम कर रहे हैं आप? रंजीत बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, हाय तुम्हारी इस हंसी पर तो सदके जावा। ये सब रूहानी खींचकर नेहा और शिवानी को बोली, चलो हमें देर हो रही है। नेहा ने बच्चों का हाथ पकड़ा और शिवानी और रूही के साथ आगे बढ़ गई। लेकिन कोई था जो रंजीत की मुस्कुराहट की दीवानी बन चुकी थी। वो कोई और नहीं बल्कि श्वेता ही थी। अंश ने आदित्य को चलने का इशारा किया और जब देखा श्वेता रंजीत को ताड़ रही है तो उसके कंधे झकझोर कर कहा, चल। श्वेता पीछे रंजीत को देखते हुए आगे बढ़ रही थी तो अंश बोला, श्वेता शॉपिंग करनी है या तुम हमारा समय बर्बाद कर रही हो? आदित्य भी अंश के साथ सहमति जताते हुए बोला, बिल्कुल अगर तुम्हें ऐसे ही रहना तो हम जा रहे हैं ऑफिस। ये सुनकर श्वेता बोली, ओके ओके सॉरी चलो शॉपिंग करते हैं। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि असम पर। भाग 16। इधर निक्की और हान गेम्स सेक्शन में गेम्स खेल रहे थे। उनके साथ 4 गार्ड्स थे। शिवानी अपनी शॉपिंग अकेले कर रही थी क्योंकि रूहानी और नेहा पहले घर वालों के लिए शॉपिंग कर रही थी। शिवानी के साथ 2 गार्ड्स और थे। रूहानी और नेहा के साथ 4 गार्ड्स थे। वे दोनों मेंस सेक्शन में थी। नेहा मधुर जी के लिए कपड़े देख रही थी और रूहानी करण के लिए। अंश और आदित्य भी वहीं आए लेकिन श्वेता के साथ नहीं। श्वेता वुमेन्स सेक्शन में थी। इधर रूहानी को अपने भाई के लिए एक सूट पसंद आया और वही सूट अंश को अपने लिए पसंद आया। दोनों ने इकट्ठे शॉपकीपर को कहा, वो वाला सूट दिखाना। इतना बोल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रूहानी बोली, कुछ नहीं होता आप ले लीजिए, मैं दूसरा देख लेती हूँ। अंश कुछ भी नहीं बोला। नेहा ने मधुर जी के लिए ब्लैक कलर का कोट और फॉर्मल पैंट के साथ व्हाइट कलर की शर्ट ली। रूहानी ने करण के लिए ऑरेंज कलर का 3 पीस सूट लिया जिसकी शर्ट ब्राउन कलर की थी। रूहानी ने रूहान के लिए करण के जैसा ही लिया था। मैं अभी अंश का नहीं बताऊंगी, पार्टी में बताऊंगी। आदित्य और अंश की भी शॉपिंग हो गई थी। रूहानी अभी बाहर जा रही थी कि वहां रंजीत टपक पड़ा और रूहानी को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, जाने मन तुमने तो मेरे लिए कुछ लिया ही नहीं, ऐसे कैसे? मैं तो आज पार्टी में तुम्हारी ही पसंद के कपड़े डालूंगा। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमको कौन से रंग के कपड़े पसंद है? क्या तुम कौन से रंग के कपड़े पहनोगी? जिन रंग के तुम कपड़े पहनोगी मैं भी सेम पहनूंगा। रूहानी से इग्नोर करके जाने लगी तो उसने उसकी कलाई पकड़ ली। उसके छूने से रूहानी को और भी ज्यादा घिन आने लगी। श्रेयांश से ये सब देखा नहीं गया तो उसने आगे बढ़कर रूहानी की कलाई से छुड़वाई और रूहानी का हाथ कसकर पकड़कर उसे वहां से ले गया। नेहा और आदित्य तो हैरान रह गए और रंजीत तो उसके होश उड़ गए थे कि रूहानी को उसके अलावा किसी और ने टच किया। वो वहां से चला गया। नेहा और आदित्य भी अंश और रूही के पीछे गए। इधर रूहानी आंखें फाड़कर अंश को ही देख रही थी। वो दोनों सीधा वुमेन्स सेक्शन में आकर रुके। नेहा और आदित्य भी वहीं पहुंच गए। श्वेता और शिवानी एक साथ शॉपिंग कर रहे थे। रूहानी अभी भी अपने हाथ को देख रही थी जो कि अंश के हाथों में था। अंश ने उसका हाथ छोड़ दिया और श्वेता के पास चला गया। शिवानी ने देखा कि रूहानी के माथे पर एसी में भी पसीना आ रहा है। शिवानी ने आगे बढ़कर उसके माथे से पसीना पूछा और पूछा, क्या हुआ दी आपको? एसी में भी पसीने छूट रहे हैं आपके? आप ठीक तो है ना? तबीयत तो खराब नहीं हुई आपकी? रूहानी बोली, नहीं चलो कपड़े देखते हैं, फिर विला भी तो पहुंचना है। शिवानी ने हाँ में सिर हिलाया और नेहा भी उनके साथ कपड़े देखने लगी। शिवानी ने अपने लिए घुटनों तक की गोल्डन कलर की 1 पीस ड्रेस ली थी। रूहानी ने नेहा के लिए ऑरेंज कलर की साड़ी सेलेक्ट की जिसके साथ ब्राउन कलर का ब्लाउज था और रूहानी के लिए ऑरेंज कलर का गाउन लिया जिसके ऊपर का सारा डिजाइन ब्राउन कलर का था और नीचे ऑरेंज। रूहानी का भी पार्टी में ही सुन लेना। शिवानी उसकी पसंद को देखकर बोली, वाह दीदी क्या चॉइस है आपकी, मानना पड़ेगा आपको, वाह वाह।
रूहानी ने उसे चपत लगाई। जैसे ही श्वेता ने उसकी बात सुनी, वो उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आप क्या प्लीज मेरी मदद करेंगी, कपड़े सेलेक्ट करने में, प्लीज प्लीज प्लीज। श्वेता ने बहुत ही मासूमियत से कहा तो उसकी मासूमियत देखकर रूहानी ने उसके गाल को छूकर हाँ में सिर हिलाया तो वो उसे अपनी साइड ले गई जहाँ की टेबल पर कपड़ों का ढेर था। इतने कपड़े देखकर रूहानी का सिर चकरा गया। वो शॉपकीपर से बोली, ये सब हटा दीजिए प्लीज। शॉपकीपर ने उसे कहते ही सब कुछ हटा दिया। रूहानी ने नजर घुमाई और उसकी नजर एक ऑफ शोल्डर पिंक गाउन की तरफ गई जो कि ऑफ शोल्डर होने के कारण बैकलेस था। उसे वो काफी पसंद आया, लेकिन उसे डर था कि बैकलेस होने के कारण अंश मना न कर दे। उसकी नजर वही थी। अंश ने उसकी नजरों का पीछा करते हुए उस गाउन की तरफ देखा। रूहानी ने देखा कि अंश वही देख रहा है तो उसने आंखों से ही पूछा, ठीक है। अंश उसकी सिचुएशन समझ गया और बल्कि झपकाकर हाँ का इशारा किया तो रूहानी ने खुश होते हुए शॉपकीपर से कहा, वो पिंक वाला गाउन। श्वेता को उसकी पसंद काफी पसंद आई। उसने खुशी से उछलते हुए रूहानी को गले से लगा लिया और बोली, वाओ आपकी चॉइस तो सच में लाजवाब है दीदी। ओ सॉरी, मैंने तो आपको पूछा ही नहीं कि आपको मैं दीदी बुला सकती हूं क्या? वो क्या है ना, मेरे सिर्फ भाई है, कोई बहन नहीं है, तो मैं आपको दीदी बुला सकती हूं प्लीज। रूहानी ने हाँ में सिर हिला दिया। श्वेता ने उसे फिर से गले लगा लिया। अंश अपने मन में बोला, वैसे चॉइस तो अच्छी है मैडम की। रूहानी से अलग हुई और अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी और बिल पेमेंट करके वहां से चली गई। लेकिन कोई था जो उसे देख रहा था, वो था रंजीत। रंजीत ये देखने आया था कि रूही किस रंग के कपड़े खरीद रही है, लेकिन उसने श्वेता की ड्रेस को रूहानी की ड्रेस मान ली और दौड़ पड़ा मेंस सेक्शन की तरफ पिंक कलर के कपड़े खरीदने। वो मन ही मन बोला, मेरा और तुम्हारा रंग एक जैसा ही होगा रूह, मेरी रूह, हम दोनों एक दूसरे के रंग में रंग कर रहेंगे। ये मेरा यानी रंजीत सिंह राठौर का वादा है अपने आप से और तुमसे। इधर रूहानी, नेहा, शिवानी, निकी और हान के साथ कैफेटेरिया गए। रूहानी ने वेटर को बुलाकर 5 चीज सैंडविच, 3 कैपेचिनो और 2 चॉकलेट मिल्कशेक ऑर्डर किया। श्वेता, आदित्य और अंश भी कैफेटेरिया में बैठकर कॉफी पी रहे थे और साथ में सैंडविचेस खा रहे थे। रूहान ने रूहानी से पूछा, बुआ आपने हमारे लिए भी कपड़े खरीदे हैं ना? रूहानी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और बोली, हाँ बच्चे, मैंने आप दोनों के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेसेस ली हैं, हम घर जाकर देखेंगे, ठीक है? रूहान ने ओके बोला और कुछ ही वक्त में उनका ऑर्डर आ गया। सब लोग खाने पर टूट पड़े क्योंकि उन पांचों को बहुत जोर की भूख लगी थी। ब्रेकफास्ट भी उन लोगों ने आधा अधूरा छोड़ा था। खाना खा के बिल पेमेंट करके वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंचे और कार की डिक्की में सारा सामान रखा। निकी, हान और शिवानी पीछे बैठ गए और नेहा और रूहानी आगे। रूहानी ने अभी कार आगे ही बढ़ाई थी कि श्वेता ने उसकी खिड़की पर नॉक किया। रूहानी ने जब देखा कि श्वेता नॉक कर रही है तो विंडो डाउन की। श्वेता बोली, वो एक्चुअली मैं ये कहने आई थी कि क्या मैं आप लोगों के साथ जा सकती हूं? आप लोग सीधा विलेज जाए ना, शिवानी ने बताया था, और मेरे दोनों भाइयों को ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ेगा, सो कैन आई कम विद यू इफ यू डोंट माइंड प्लीज? रूहानी बोली, तुमने मुझे ऊपर दीदी बोला और अब उसी दीदी को प्लीज बोल रही हो, बड़ी जल्दी पराया कर दिया तुमने तो मुझे। श्वेता बोली, नहीं नहीं वो गलती से निकला, सॉरी। रूहानी बोली, आ जाओ बैठो। श्वेता की कार में बैठ गई और निकी और हान से बात करने लगी। रूहानी भी वहां से कार को लेकर चली गई। जैसे ही उसकी कार मॉल के बाहर निकली, उसके आगे 3 और गाड़ियां आ गई और उनके पीछे 3 गाड़ियां। ये उसकी सिक्योरिटी थी, अकेले की, जो कि विशेषकर माणी जी ने उसके लिए रखी थी। कुछ ही देर में वो सब कपूर विला पहुंच गए। जैसे ही वहां के गार्ड्स ने रूही की कार देखी, उन्होंने जल्दी से गेट खोल दी। कपूर विला पूरी तरह सज चुका था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी उसकी तो सजावट ही पूरी नहीं हुई थी, फिर भी वो किसी राजमहल से कम खूबसूरत नहीं लग रहा था। विला को देखकर रूही की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने अपने आंसू वहीं रोक लिए। उसने सबको अंदर जाने को कहा और खुद उनके अंदर जाने के बाद विला की बेसमेंट में चली गई। उसने अपनी जींस की जेब से चाबी निकाली और अंदर बेसमेंट का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन मोमबत्तियों की रोशनी से वो सब कुछ देख पा रही थी। उस कमरे में जानवी जी यानी रूहानी की मां जी की चीजें रखी थी। व्हाइट फ्रिज थी। उसने वो फ्रिज खोली। उसमें सिर्फ एक रेड वेलवेट चीज केक था जिस पर व्हाइट क्रीम से लिखा था हैप्पी फर्स्ट बर्थडे रूहानी। वो वैसे तो फ्रिज में ही था, लेकिन फिर भी वो खराब था क्योंकि वो 20 सालों से यहाँ पड़ा हुआ सड़ रहा था। उसमें से स्मेल भी आ रही थी, लेकिन रूहानी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। रूहानी की आंखों में सिर्फ आंसू थे जो अब बह रहे थे। उसने वो केक फ्रिज में वापस रखा और एक दीवार के पास खड़ी हो गई। वहां उसकी मां की फोटो लगी थी और उस पर हार था। उसने उसके सामने दिया जलाया। फिर वहां एक अलमारी खोली। उसमें एक साड़ी थी खून से सनी हुई। उसने वो साड़ी अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रो पड़ी। वो चिल्लाने लगी, क्यों मां क्यों क्यों छोड़कर चली गई आप मुझे? मुझे तो आपको परेशान करने का मौका तक नहीं मिला, फिर भी आप मुझे छोड़कर चली गई। मैं अच्छी बेटी नहीं हूं ना मां? देखो ना मां, मैं अपने परिवार से दूर रही, जैसे पापा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे कारण सब कुछ मेरे कारण हुआ। बिल्कुल वो बिल्कुल सही कहती थी। मैं मनहूस हूं जिसने अपनी मां को खा लिया। मां प्लीज लौट आइए, मैं कमजोर पड़ रही हूं मां, कमजोर पड़ रही हूं, मैं थक चुकी हूं। मुझे एक ब्रेक चाहिए मां, पर मैं ले भी नहीं सकती क्योंकि मुझे आपका, दादाजी का, बुआ का, अपनी दोस्त अनन्या का, अपनी इज्जत का, अपने सपनों का बदला लेना है। मैं उस राणा और रंजीत को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ये सब चीजें मुझसे छीनकर कितनी बड़ी गलती की है, कितनी बड़ी गलती की है। रूहानी का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। वो रोते रोते ही सो गई। उधर सब लोग रेडी हो रहे थे आज की पार्टी के लिए। करण और मधुर जी भी सीधे ऑफिस से घर आ चुके थे। करण ने नेहा से पूछा, रूह कहाँ है? नेहा बोली, पता नहीं, हमें अंदर भेजकर वो कहाँ चली गई। करण समझ गया कि वो बेसमेंट में ही होगी, तो उसने कुछ नहीं कहा और ना ही वो वहां गया क्योंकि रूहानी ने मना किया था कि वहां कोई तब तक नहीं जाएगा जब तक रूहानी वहां होगी, और कोई भी उसकी बात टाल दे ये तो हो ही नहीं सकता था। एक बहुत ही सुंदर सी जगह, वहां रूहानी खड़ी होती है। उसके सामने झरना होता है और आसपास हरियाली ही हरियाली थी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक अचानक स्पर्श से रूहानी पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि मां खड़ी थी व्हाइट कलर की सूती साड़ी में। उसने अपनी मां को कसकर गले से लगा लिया। वो बोली, मां प्लीज वापस आ जाओ। तो जानवी जी बोली, ना मेरे बच्चे ना, ऐसे नहीं रोते। तो मेरी शेरनी है ना, शेरनी, और एक शेरनी जैसे कोई कुछ कहे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई उसके परिवार को कुछ कहे तो वो उसकी जान ले लेती है। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। जानवी जी उसे अलग होकर वहां एक बेंच पर बैठकर रूही का सिर अपने गोद में रखकर उसका सिर सहलाते हुए बोली, रूही आपको मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आपको अपने मन के एहसास बता सकूं। बेटा, ये जो दिल होता है ना, ये किसी के बस में नहीं होता। हमें खुद को पता नहीं चलता कि हमने किसे अपना दिल दे दिया है। और रूहानी, आपका दिल अब किसी और के सीने में धड़क रहा है। वो कौन है ये मैं नहीं बताऊंगी, और ये तुम अपने दिल से अपने आप से पूछोगी, और तुम तो इतनी होनहार हो, तुम खुद ही समझ जाओगी। लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करोगी, पर बेटा आपको करना तो पड़ेगा ही। इतना बोलकर जानवी जी गायब हो गई। रूहानी चिल्ला पड़ी, रूहानी पसीने से भीग चुकी थी। वो उठी और साड़ी को वापस अलमारी में रखी। वो बेसमेंट से बाहर निकली और बेसमेंट के दरवाजे को लॉक किया और विला के अंदर चली गई। उसने देखा कि गेस्ट एक एक करके आ रहे हैं। वो हैरान हो गई। वो मन ही मन बोली, ये सब इतनी जल्दी क्यों आ गए? लगता है लोगों को कुछ ज्यादा जल्दी मुझसे मिलने की। अभी वो ये सब बोली रही थी कि नेहा आई अपनी ऑरेंज साड़ी में, जो कि रूहानी ने सेलेक्ट करी थी। नेहा उसे ताना देते हुए बोली, मैम आप कपड़े बदलने का कष्ट करेंगी क्योंकि पार्टी आधे घंटे में शुरू होने वाली है। रूहानी बोली, आधे घंटे में? नेहा बोली, जी हाँ आधे घंटे में। देखिए उसका मुंह पकड़कर घड़ी की तरफ करते हुए बोली, 8 बज चुके हैं। रूहानी मन ही मन बोली, 8 बज गए? मतलब मैं इतनी देर से बेसमेंट में थी। ओ गॉड! रूहानी ने किसी सोच में गुम होते हुए नेहा को झल्लाते हुए कहा, रूही जाके रेडी होइए। रूहानी भाग के रूम में चली गई और रेडी होने लगी। नेहा उसे ऐसे जाते देखकर हंस पड़ी। उसने अभी अपनी नजरें एंट्रेंस की तरफ की, जहां देखकर वो दंग रह गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो वैसे तो सुन नहीं खड़ी रही। करण ने जब उसे ऐसे देखा तो बोला, क्या हुआ तुम्हें नेहा, कोई सांप सूंघ गया क्या? पर नेहा ने कोई हलचल नहीं की। उसने भी एंट्रेंस की तरफ देखा तो उसकी आंखों पर से यकीन नहीं हुआ। वो वैसे ही खड़ा रहा और बार-बार आंखें मसलकर देखने लगा। वो सस्पेंस कुछ ज्यादा ही बन गया, तो सस्पेंस को थोड़ा हटा देती हूं, बता देती हूं कि एंट्रेंस पर ऐसा कौन खड़ा था जिसे देख नेहा और करण के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले। सामने कोई और नहीं बल्कि माणिक जी, रानी जी, रोहित, रोनित, मुक्ति, युक्ति, रेहान, रिक्की, रियांश, महेश जी, मनीषा जी, सिद्धार्थ और साधना खड़े थे। वे सब लोग मधुर जी, नेहा, करण और बच्चों से पूरे 4 सालों बाद मिल रहे थे। नेहा और करण ने आगे बढ़कर माणिक जी, रानी जी, महेश जी और मनीषा जी के पैर छुए। करण ने मुक्ति और युक्ति के भी पैर छुए, लेकिन जब नेहा छूने लगी तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। रेहान, रिक्की और रियांश उनके पैर छुए। सिद्धार्थ और साधना ने भी नेहा के पैर छुए। मधुर जी जब सीढ़ियों से नीचे उतरे तो अपने बड़े बेटे और छोटे भाई को देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। माणिक जी ने भी जब उन्हें ऐसे देखा तो उनके गले से लग गए। महेश जी भी उनके गले से लग गए। मधुर जी ने रानी जी और मनीषा जी के पैर छुए और नेहा और करण को छोड़ सबने मधुर जी के पैर छुए। करण अभी भी हैरत में था। वो बोला, आप लोग मतलब सब लोग अचानक कैसे?
मतलब मधुर जी बोले, मैंने सबको बुलाया है क्योंकि इनके बिना रूहानी की हर खुशी, हर जीत अधूरी है। आफ्टर ऑल मेरी और जानवी की जगह भाई साहब और भाभी नहीं तो रूहानी को संभाला था ना, वो भी अपनी बेटी की तरह मानकर। मानी जी उनके बीच में ही बोलते हैं, रूहानी हमारी बेटी है मधुर, भूल मत, तेरे पास एक और बेटी है पर मेरे पास सिर्फ ये दो नालायक है। अपने लिए नालायक सुन, रोनित और रोहित ने मुंह बना लिया और युक्ति और मुक्ति मुंह दबाकर हंसने लगी। मधुर जी बोले, जी हाँ भाई साहब मान गए आपको, अब आप सब जाकर चेंज कर लीजिए। तो रूही को भी कुछ पता नहीं लगना चाहिए कि आप सब आए हैं, उसके लिए ही सरप्राइज प्लान किया है मैंने। सब लोग उनके साथ सहमति जताते हुए चेंज करने के लिए चले गए, लेकिन रास्ते में उन्हें शिवानी दिखी तो सब उससे भी मिले, फिर बच्चों के पास जाकर उनसे मिले, फिर सब जाकर चेंज करने गए। रात 8:30 बजे सब लोग आ चुके थे सिवाय रूहानी, अंश और रंजीत के। राणा भी आ चुका था और मानी जी, मधुर जी और महेश जी को अपनी जलती हुई आंखों से देखने लगा, जैसे उन्हें आंखों से ही जलाकर राख कर देगा। उन तीनों को पता था कि राणा उन्हें घूर रहा है, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया। अचानक सबका ध्यान एंट्रेंस की तरफ गया, जहां से रंजीत आ रहा था। वो काफी हैंडसम लग रहा था, उसने पिंक कलर का सूट डाल रखा था, जिसकी शर्ट व्हाइट कलर की थी। जब श्वेता ने देखा उन दोनों का रंग एक जैसा है तो वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि ये तो वो भी नहीं जानती थी। जैसे ही उसने मानी जी और बाकी सबको देखा तो उसकी आंखों से चिंगारियां बरसने लगी। वो अपने पापा के पास आकर खड़ा हो गया और उन्हें घूरने लगा। अचानक फिर से सबका ध्यान एंट्रेंस की तरफ गया और अब सब लड़कियां बेहोश होने वाली थी। एंट्रेंस पर श्रेयांश था, उसने रेड कलर का सूट डाल रखा था, साथ में ब्लैक कलर की शर्ट, बालों को अच्छी तरह से सेट किया हुआ था और उस पर उसकी कातिलाना मुस्कुराहट जो कि किसी भी लड़की का कत्ल कर दे। उसने एक नजर रंजीत पर डाली और जतिन जी के पास आकर खड़ा हो गया। जतिन जी ने उसका सबसे परिचय करवाया, वो भी सबसे अच्छे से ही मिला, लेकिन उसकी नजरें अभी भी रंजीत पर ही थी, जो कि मानी जी ने नोटिस कर लिया पर कहा कुछ नहीं। करण के फोन पर एक मैसेज आया, उस मैसेज को देखकर करण मुस्कुरा पड़ा और सिद्धार्थ, रोनित और रोहित को कुछ इशारा करके स्टेज पर चढ़ गया। उसने माइक हाथों में ली और बोला, हाय एवरीवन, आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा सिंगिंग ग्रुप खड़ा है और वो है K4। इतना सुनकर लोग तालियां बजाने लगे। K4 एक बहुत ही बड़ा सिंगिंग ग्रुप है। इसके जो सिंगर्स हैं उन्होंने कभी भी अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया, वे लोग पब्लिकली कभी भी सामने नहीं आए। अब सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि K ग्रुप के सिंगर्स है कौन। जी हां, K4 वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट सिंगिंग ग्रुप और आज आप सब उनका चेहरा देखने वाले हैं। ये सुनकर सब लोग K4 की हूटिंग करने लगे। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई और एक स्पॉटलाइट जलने लगी जो कि स्टेज पर थी, रूहानी पर। सब लोग उसे आंखें फाड़-फाड़ कर देख रहे थे। रूहानी आज कोई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन का ऑफ शोल्डर गाउन डाला हुआ था। वो पूरे हॉल में चमक रही थी। मेकअप के नाम पर होठों पर रेड लिपस्टिक और आंखों में आईलाइनर। सब लोग मेकअप से भरी लड़कियां उसके आगे कुछ भी नहीं लग रही थी। रंजीत को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका और रूही का रंग एक जैसा नहीं है। फिर उसकी नजर श्वेता पर गई तो वो समझ गया कि उसने गलती की। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखा, वैसे ही गिटार की ट्यून बजी। रूहानी वहीं खड़ी रह गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर से उसने कदम रखा तो फिर से ट्यून बजी, फिर से कदम रखा तो इस बारी ट्यून के साथ-साथ स्टेज पर 3 स्पॉटलाइट भी जली। उसके नीचे 3 आदमी खड़े थे। उन्होंने चेहरे पर नकाब डाला था। दोनों आदमी चेयर पर बैठकर गिटार बजा रहे थे और एक आदमी के हाथ में माइक थी। रूहानी वहीं खड़ी रह गई। उन्होंने रूहानी को देखते हुए लिरिक्स शुरू किए। सबसे पहले गिटार वाले लड़के ने शुरुआत करते हुए गाने के बोल बोले और साथ में नकाब को हटाया तो वो कोई और नहीं बल्कि रोनित था। गाना जैसे ही खत्म हुआ सबने तालियां बजाई और सारी लाइट्स भी जला दी गई। रूहानी भी नीचे उतर चुकी थी। जैसे ही उसने सबको देखा तो वो दौड़ कर गई, मानी जी के पैर छुए और उनके गले से लग गई। रानी जी, मनीषा जी, महेश जी, मुक्ति और युक्ति के पैर छुए और उनके गले से लग गई। साधना, रेहान, रिंकी, रेयांश और सिद्धार्थ ने भी उसके पैर छुए और गले से लग गए। जैसे ही रूहानी सिद्धार्थ के गले से लगी, उसने उसके कान में कुछ कहा तो रूहानी ने अलग होकर नाम से हिलाया, पर वो भी कहां मानने वाला था। उसने मानी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा और उनकी तरफ देखा तो उन्होंने हां में से हिलाया। तो रूहानी ने सिर नीचे कर लिया। एक रिपोर्टर ने सबसे पूछा, सर वो फीमेल आर्टिस्ट कौन है? तो अब सिद्धार्थ के साथ सब लोग उसकी ओर देखने लगे। उसने हां में से हिलाया और सारी लाइट्स वापस बंद हो गई। स्टेज पर फिर से स्पॉटलाइट पड़ी, लेकिन सिर्फ रोनित और रोहित पर। उस फीमेल आर्टिस्ट पर भी नहीं पड़ी थी। उसने गाना गाना शुरू किया। सब लोग उसकी आवाज में इतना खो गए कि उसे पता ही नहीं चला कि फीमेल आर्टिस्ट पर स्पॉटलाइट आ चुकी है। जब सबको होश आया और उन्होंने वहां देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि सामने रूहानी थी। सब लोग जोर-जोर से हूटिंग करने लगे। रंजीत भी हैरान हो चुका था। K4 बैंड की फीमेल आर्टिस्ट रूहानी है। अब सब लोग कह रहे थे कि गाना वो पूरा बैंड एक साथ गाए, पर रूहानी की हिम्मत नहीं थी गाना गाने की। अब वो कमजोर पड़ रही थी तो उसकी आंखों में आंसू लुढ़कने लगे और गालों पर पड़ गए। ये रोनित और सिद्धार्थ ने देख लिया तो उन दोनों ने उसे कसकर गले से लगा लिया। सिद्धार्थ ने युक्ति और मुक्ति को कुछ इशारा किया तो वो दोनों समझ गई और रूहानी को लेकर ऊपर एक कमरे में चली गई। उन्होंने रूहानी को संभाला। मुक्ति ने उसे कहा, रूही बी स्ट्रांग, देखिए अगर आप ऐसे रोएंगी तो रंजीत और राणा के दिल को सुकून मिलेगा और हमें उन्हें सुकून नहीं देना है। आप बोल रही हैं कि उन्होंने आपके साथ, चाची जी के साथ, दादाजी के साथ क्या-क्या किया है? रूहानी आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं बोली हूं। मुझे उनसे हर एक चीज का बदला लेना है, मेरी इज्जत का, मेरी मां का, मेरे दादू का, मेरे परिवार का। उन्हें सुकून नहीं मिल सकता। उन्होंने हमसे हमारा सुकून छीना है, मैं उनसे उनका सुकून छीनूंगी। शुरुआत उन्हीं के अंत से मैं करूंगी। इतना बोलकर वो उठी। युक्ति बोली, बिल्कुल अंत आप ही करेंगी पर ऐसे रोक नहीं, अब उनके रोने का समय। रूहानी ने हां में सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछकर नीचे आई। युक्ति और मुक्ति भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। रूहानी जैसे ही नीचे आई सबने हूटिंग करना फिर से शुरू कर दिया। आगे 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 आगे। उसके भी चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। श्रेयांश रूहानी को आंखें फाड़कर देख रहा था। ये श्वेता ने देख लिया और उसके कान में धीरे से बोली, क्या भाई क्या देख रहे हो? माना कि रूही दीदी बहुत ही खूबसूरत है पर ऐसे कौन घूरता है? और भाई आपके घर में भी बहन है ना, और अगर कोई उसे ऐसे घूरे तो? श्वेता के ताने सुनकर अंश ने उसकी चिकोटी काटी तो वो चिल्ला पड़ी। जोशना जी बोली, क्या हुआ श्वेता, ऐसे कौन चिल्लाता है भला? श्वेता ने गुस्से से अंश को घूरा तो वो भी बेशर्मी से मुस्कुरा पड़ा। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ टेलीविजन पर। भाग 17। श्वेता गुस्से में वहां से शिवानी के पास आकर खड़ी हो गई। उधर रूहानी पूरी मीडिया से घिरी हुई थी। उसे अब घबराहट होने लगी थी। करण को पता लग गया था कि रूहानी को घबराहट हो रही है। उसने सब मीडिया वालों को दूर किया और रूहानी को पानी पिलाया तो उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। रूहानी बोली, आप लोग प्लीज बाहर चलिए मेरे साथ, वहां पर हमने आप सबके सवालों के लिए जवाब का बंदोबस्त किया है। तो सब लोग उसकी बात मानकर बाहर चल दिए और अंदर के सारे गेस्ट उन्हें अंदर से एलईडी पर देखने लगे। रूहानी को पहला सवाल पूछा गया, मिस रूहानी आप इतने साल कहां थी और क्यों थी? तो रूहानी ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया, मैं इतने साल वैंकूवर कनाडा में अपने बड़े पापा और अपने चाचा जी के साथ रह रही थी। मैं वहां क्यों रह रही थी ये आपको जल्द मालूम चल जाएगा। सेकंड रिपोर्टर ने कहा, मैम क्या आप यहां सिर्फ एक जमीन के लिए आई हैं? रूहानी बोली, इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी, क्योंकि ये जमीन तो सिर्फ एक जरिया था मेरे इंडिया वापस आने का। वैसे तो मेरा मकसद कुछ और ही है, लेकिन ये जमीन भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड रिपोर्टर, मैम क्या हम जान सकते हैं कि आपने जमीन के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों दी जबकि इसकी कीमत तो सिर्फ 300 करोड़ तक की थी? रूहानी बोली, अगर वैसे देखा जाए तो पैसे मेरे लगे लेकिन चिंता आपको हो रही है। उसका ये उत्तर पाकर सब लोग हंसने लगे। वेल आई एम जस्ट किडिंग। मैंने जमीन के लिए इतनी बड़ी रकम इसलिए लगाई क्योंकि ये जमीन मेरे लिए कोई मामूली जमीन नहीं है, बल्कि ये मेरे दादाजी का सपना है जिसे पूरा करना मेरा फर्ज है। और अगर इसके लिए मुझे 900 करोड़ से भी ज्यादा की बीट करनी पड़ती तो मैं करती, क्योंकि इसकी कीमत मेरे लिए अमूल्य है। उसका ये उत्तर मिलने पर सब लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी बिजनेसवुमन के लिए ये मामूली जमीन कितनी महत्वपूर्ण है। और अंदर सारी कपूर परिवार की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। मधुर जी ने तो रानी जी और मानी जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब और भाभी जी आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी बेटी को इतनी अच्छी परवरिश दी, वरना आज के जमाने में कोई भाई दूसरे भाई की कभी मदद नहीं करता। आपने मेरी और जानवी की जगह लेकर जो इतने अच्छे उसे संस्कार दिए उसका सच में कभी भी कर्ज में उतार नहीं पाऊंगा। मानी जी ने मधुर जी को झिड़कते हुए कहा, तुम्हारी नहीं हमारी बेटी, उसे हमने रोनित और रोहित से ज्यादा प्यार से पाला और पोसा है, जान है वो हमारी, समझे? सब लोग हंस पड़े और बाहर रूहानी सबके सवालों का जवाब दे रही थी। एक आखिरी सवाल आया जिससे रूहानी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने सामने पड़े गिलास को ही गिराकर तोड़ डाला। सवाल से रिपोर्टर ने पूछा जिसने उसे जमीन के बारे में पूछा था। उस रिपोर्टर ने पूछा, मैडम आप इतने साल अपने परिवार से दूर थी तो क्या कोई आप इलीगल काम कर रही थी? सवाल सुनकर रूहानी गिलास तोड़ देती है जिससे सब लोग सहम जाते हैं। अंदर साधना ने सिद्धार्थ के कान में कहा, आ गया दीदी का असली रूप। ये लोग भी ना कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, मतलब इतना पर्सनल क्यों हो जाते हैं? बस अपने मसाले से मतलब ही नहीं, ये नहीं कितना मसाला मिला है उसका कुछ कर ले, नहीं इन्हें तो सामने वाले को भड़काना है ना, वरना इनका असली मकसद पूरा कैसे होगा? शिवानी साधना की बात सुन लेती है और बोलती है, बिल्कुल सही कहा साधना दीदी, साधना और सिद्धार्थ शिवानी से 8 महीने बड़े थे। एकदम सही कहा आपने।
पता नहीं क्यों दीदी को ज्वालामुखी बनाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर पास में बैठी श्वेता बोली, क्या सच में? रूही दीदी को गुस्सा आता है क्या? रूहानी के लिए किसी और के मुंह से दीदी शब्द सुनकर सिद्धार्थ और साधना श्वेता को घूरने लगे। उन्हें अपनी तरफ घूरता पाकर श्वेता से पकाते हुए बोली, क्या हुआ आपको? आप हमें क्यों घूर रहे हैं? कुछ गलत पूछ लिया क्या हमने? उसने इतनी मासूमियत से कहा कि सिद्धार्थ तो उसमें खो गया। इससे पहले कि साधना उसे कुछ कहती, शिवानी बोल पड़ी, सना दीदी वो रूही दीदी ने अलाउ किया है इन्हें उन्हें दीदी कहने को, तो प्लीज कुछ कहना मत, वरना दीदी को तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। साधना ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और श्वेता को तिरछी नजरों से घूरकर वापस सामने लगी हुई एलईडी में रूहानी को देखने लगी। लेकिन अपने सिद्धार्थ बाबू तो अभी भी श्वेता को ही घूर रहे थे, तो वो रोहित ने उसे आवाज लगाई, वरना वो तो वहां से हिलने भी नहीं वाला था। और हमारी श्वेता वो तो अभी भी कंफ्यूज थी कि साधना ने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। वहां रूहानी ने ग्लास तो तोड़ दिया, साथ में माइक को हाथ में पकड़कर अपना गुस्सा दबाते हुए अपने होठों पर फीकी मुस्कान लाते हुए बोली, मुझे ना इंडिया की यही बात सबसे बुरी लगती है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के आप लोग दूसरों को जज कर लेते हैं। मेरी कोई पर्सनल वजह भी तो हो सकती है, लेकिन नहीं, आपको तो उस बात को छेड़ना ही होता है। वो क्या है ना कि मसाला चाहिए होता है आप सबको। अरे कोई उन मिनिस्टर से क्यों सवाल नहीं करते जिनकी बिगड़ी औलाद दूसरों की जिंदगी बिगाड़ देते हैं? उन अमीर बिगड़ी औलादों से क्यों नहीं पूछते कि क्यों उन्होंने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती की? हाँ, रूहानी का इशारा रंजीत और राणा की तरफ था और ये दोनों समझ चुके थे। उन्होंने सिर नीचे कर लिया और सारी कपूर फैमिली उन्हें घूरने लगी। आज के लिए आप सबको मेरे ख्याल से इतना मसाला तो मिल चुका होगा, तो आप उसे अपने स्टूडियो ले जाइए और उसका कुछ बनाकर टीवी पर दिखा दीजिएगा। क्या होता है आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि आतंक पर। बाहर रूहानी सबके सवालों के जवाब देने के बाद अंदर चली जाती है और सब रिपोर्टर भी अपना सामान समेटकर अंदर पार्टी एंजॉय करते हैं। अंदर आकर रूहानी सीधा माणिक जी के पास जाती है और उन्हें कसकर गले से लगा लेती है। माणिक जी भी रूहानी को ऐसे गले लगा लेते हैं जैसे अगर उन्होंने उसे छोड़ा तो वो उन्हें कभी भी नहीं मिलेगी। थोड़ी देर बाद वो लोग अलग होते हैं और सिद्धार्थ उसे अपने साथ ले जाता है। वहां आकर वो साधना, शिवानी और सिद्धार्थ से बातें करती है। श्वेता उसके पास आती है। सिद्धार्थ जैसे ही श्वेता को देखता है वो वापस उसमें ही खो जाता है। श्वेता को देख रूहानी उसके प्यार से उसके गालों पर हाथ रखकर बोलती है, बहुत सुंदर लग रही है श्वेता। रूहानी के मुंह से श्वेता के लिए तारीफ सुनकर साधना अपना नाक सिकोड़ लेती है और चिढ़ जाती है, पर दिखाती नहीं है। श्वेता बोलती है, रूही दीदी चॉइस भी तो आपकी थी ना, और मुझसे ज्यादा आप सुंदर लग रही हैं। यू आर लुकिंग लाइक अ फेरी टेल प्रिंसेस। साधना रूहानी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोली, मेरी दीदी प्रिंसेस नहीं बल्कि क्वीन है, क्वीन। जिस तरह से साधना श्वेता को जवाब देती है इसे काफी अजीब और बुरा लगता है, पर अपने भावों को अपने चेहरे पर वो आने नहीं देती। लेकिन रूहानी ने उसके भाव देख भी लिए और पढ़ भी लिए, तो साधना को कहा, ये क्या तरीका हुआ ना, वो हमारी मेहमान है तो आप उससे ऐसे पेश आएंगी? तो श्वेता ने बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए कहा, दीदी इसने आपको दीदी कहा, लेकिन आप तो सिर्फ मेरी शिवानी और सिर्फ की दीदी है, किसी और की नहीं। ये सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। सिद्धार्थ को साधना पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने रूहानी को कुछ इशारा किया और साधना को जबरदस्ती वहां से ले गया। रूहानी भी उसका इशारा समझ चुकी थी। उधर ये सब माया जी और जोशना जी देख रही थी और साथ ही साथ सुन भी रही थी। माया जी जोशना जी के कान भी भर रही थी। जोशना जी को भी गुस्सा आ रहा था। इससे पहले भी आगे बढ़कर उन्हें कुछ करती, कुछ कहती, रूहानी ने श्वेता के आंसू पोंछते हुए कहा, श्वेता ऐसे रोते नहीं है बेटा, साधना की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूं। वो क्या है ना, साधना मुझे लेकर काफी पॉजिटिव है। सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरा परिवार मुझे लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। देखो अगर तुम रोई ना तो मैं भी रो दूंगी और मुझे चुप करवाना संभव है, तो प्लीज रो मत रोना। अब रूहानी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। जब श्वेता ने ये देखा तो उसके गले से वो लग जाती है और वैसे ही कहा, नहीं दीदी नहीं, इट्स ओके, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और वैसे भी मॉम कहती है अपनों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। रूहानी से अलग हुई और कहा, आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं। श्वेता कभी भी अपनी मां की बात टालना मत। ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रही हूं कि मेरी मां नहीं है, तो मुझे उनकी कमी खलती है, बल्कि तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते कह रही हूं। श्वेता बोली, जी दीदी मैं समझ गई, लेकिन दीदी आपको सच में बताइए ना, आपकी मां की कमी खलती नहीं है? सब बातें जोशना जी और माया जी सुन रही थी। माया जी उन्हें तो काफी गुस्सा आ रहा था कि रूहानी हमेशा उसकी बातें पलट देती है। श्वेता का सवाल सुन एक बार तो रूहानी को वापस वही सपना याद आ गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया उसने, श्वेता मुझे मां की कमी नहीं है, मेरे पास तो बहुत मां है। वो देखो अपनी भाभियों, बड़ी मां और चाची की तरफ इशारा करते हुए वो कहती है, युक्ति भाभी, मुक्ति भाभी और नेहा भाभी मेरी मां की तरह ही है, क्योंकि भाभी भी मां का ही रूप होती है और बड़ी मां और चाची जी का तो क्या ही कहना, उनसे बेस्ट तो मैंने आज तक कोई नहीं देखा। उन्होंने कभी भी मुझे मेरी मां की कमी महसूस ही नहीं होने दी। मैं तो शुरू से ही उनके साथ पली बड़ी हूं। उन्होंने मुझे अपने बच्चों से बढ़कर माना है, तो अगर मुझे मेरी मां की कमी खलेगी तो मैं रोंगी, और अगर रोंगी तो लोगों को बुरा लगेगा कि उनके प्यार में कुछ कमी है, और मैं उन लोगों को कभी भी हर्ट नहीं कर सकती। समझी क्यों पाए? श्वेता ने मुस्कुराते हुए हां में से हिलाया। उधर जोशना जी उन्हें तो काफी बुरा लग रहा था कि उन्होंने रूहानी के बारे में क्या-क्या सोच लिया था। जोशना जी अपने मन में बोली, हे भगवान मैं माया की बातों में कैसे आ गई, मैंने एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए ऐसा कैसे सोच लिया, ये तो बहुत ही बड़ा पाप है, मुझे माफ कर देना देवा, माफ कर देना। लेकिन नहीं, मुझे माफी रूहानी से मांगनी चाहिए। हां मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। जोशना जी आगे बढ़ रही होती है कि पीछे से माया उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, ये क्या कर रही है भाभी, भूल गई क्या आप इसके नाम के कारण श्रेयांश और भाई साहब के बीच कितनी लड़ाई हुई थी? लेकिन अब जोशना जी माया जी के जाल में नहीं फंसी। उन्होंने माया जी का हाथ झटका और रूहानी की तरफ बढ़ गई। अब आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि आतंक पर। भाग 19। जोशना जी ने आगे बढ़कर रूहानी को कहा, रूहानी बेटा। जोशना जी की तरफ रूहानी की पीठ थी तो रूहानी पीछे मुड़ी। उसने कहा, जी बोलिए आंटी, आपको कुछ चाहिए था? तो जोशना जी बोली, हाँ बेटा मुझे कुछ चाहिए, लेकिन वो सिर्फ तुमसे ही मिल सकता है। रूहानी घबरा गई। उसे लगा कहीं जोशना जी उसकी और श्रेयांश की बात न कर दे, तो वो उसे ढूंढने लगी, लेकिन वो समझ रही। उसने अपने आप को शांत करके कहा, जी आंटी बोलिए, अगर मैं देने लायक हुई तो जरूर दूंगी। जोशना जी बोली, माफी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत विचार बना लिए थे, लेकिन तुम उन सब विचारों के विपरीत हो। तुम तो बहुत ही अच्छी बच्ची हो। बच्चे अपने परिवार से दूर रहकर बिगड़ जाते हैं, गलत आदतें अपना लेते हैं, लेकिन तुमने अपने परिवार से दूर रहकर भी पास रही उनके। तुमने कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मधुर भाई साहब या जानवी जी का सिर नीचा हो जाए। तुम बिल्कुल अपनी मां की छवि हो। जानवी भी ऐसी ही थी, तुम्हारे नैन नक्श उस पर ही गए, बस तुम्हारी आंखें मधुर भाई साहब पर गई है। बेटा जब भी तुम मुस्कुराती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे जानवी मुस्कुरा रही हो। बेटा बस मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बारे में गलत विचार सोचकर मैंने जानवी के लिए भी गलत विचार ही बना लिए थे एक तरह से, क्योंकि तुम उसी का ही तो अंश हो ना बेटा। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ये कहते कहते उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। रूहानी उनके मुंह से अपनी मां का नाम सुनकर चकित थी। उसने पहले उनके हाथ पकड़कर नीचे की और कहा, नहीं आंटी नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं और बड़े छोटे के सामने ऐसे हाथ जोड़े अच्छा नहीं लगता है। जहां तक सवाल रहा मेरे बारे में गलत विचार सोचने का, उसे अपनी एक गलती मानकर भूल जाइए, क्योंकि गलतियां तो हम इंसान ही करते हैं ना। आप ना ये हाथ जोड़ने की जगह मुझे गले लगा लीजिए प्लीज। जोशना जी ने हां में से हिलाया और उसे गले से लगा लिया। जोशना जी के गले लगते ही उसे अपनी मां का एहसास हुआ। उसे उसी ममता का एहसास हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। वैसे तो रूहानी को उसकी बड़ी मां और चाची ने सगी मां से भी बढ़कर प्यार दिया था, लेकिन उसे आज काफी अच्छा लग रहा था। वो उनसे अलग हुई और कहा, आंटी आप मम्मा को कैसे जानती हैं? जोशना जी उसके इस सवाल पर मुस्कुराई और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे मम्मा पापा मैं और जतिन जी एक ही कॉलेज से पढ़े हैं। ये सुनकर रूहानी अचंभित थी, क्योंकि उसे ये बिल्कुल मालूम ही नहीं था। उसने कहा, ओह मुझे तो पता ही नहीं था, इसका मतलब आप मम्मा की फ्रेंड थी, तो क्या मैं आपको मां कह सकती हूँ? जोशना जी उसके सवाल पर मुस्कुराई और उसने हां में से हिलाया। रूहानी के पास खड़ी श्वेता जो कि बहुत देर से उनकी बातें सुन रही थी बोली, मम्मा आपका मेरे और भाई के प्रति प्यार तो कम नहीं होगा ना? जोशना जी उसके सवाल पर हंस पड़ी और बोली, श्वेता हर मां के लिए उसकी संतान एक सी ही होती है, वो किसी भी संतान के बीच भेदभाव नहीं करती। लेकिन हाँ मैं रूहानी को तुम दोनों से 1% ज्यादा प्यार करूंगी। तो श्वेता थोड़ी उदास हो गई। रूहानी बोली, और मुझे मां से भी जितना प्यार मिलेगा वो मैं तुम पर और लुटा दूंगी। ये सुनकर उसने गले से लगा लिया। सिद्धार्थ ने रूहानी को बुलाया तो वो उसके साथ चली गई। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई और स्टेज पर 4 स्पॉटलाइट जली। रूहानी, सिद्धार्थ, रोहित और रोनित पर। रोनित और रोहित एक हाथ में गिटार पकड़े हुए थे और सामने माइक, तो वो दोनों बैठे हुए थे। रूहानी और सिद्धार्थ के हाथ में सिर्फ माइक था, तो वो दोनों खड़े थे। रोनित और रोहित ने गिटार बजाना शुरू किया, फिर सिद्धार्थ ने स्टार्ट किया। सिद्धार्थ ने माइक हाथ में पकड़ा हुआ था। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। आज का दिन सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि आज द बेस्ट बिजनेस वुमन आरके मतलब रूहानी कपूर रिवील हुई है, और साथ ही साथ K4 ब्रांड के मेंबर। K4 का मतलब है कपूर 4, क्योंकि हम 4 कपूर हैं, रोनित कपूर, रोहित कपूर, सिद्धार्थ कपूर और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट रूहानी कपूर।
पार्टी खत्म हो चुकी है, अब आप अपने अपने घर जा सकते हैं। सब लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं। रूहानी और साथ में पूरी कपूर फैमिली दरवाजे पर खड़ी होकर उनका अभिवादन कर रही थी। जब राणा और रंजीत जाने को हुए, रूहानी बोली, राणा साहब झटका कैसा लगा? वैसे झटकेदार तो लगा ही होगा क्योंकि झटका तो मैंने ही दिया था ना। राणा और रंजीत चौंक कर रूहानी को देखने लगते हैं। रूहानी बोली, जो भी सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। अरे भाई, मेरे अलावा आपको आपके टक्कर का कोई और दुश्मन नहीं मिलेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत की गई है, आगे आगे देखिए क्या होता है। ये बोलकर उसने अपनी एक आंख बंद की। दोनों बाप बेटे पूरी कपूर फैमिली को घूरते हुए चले गए और करण, मधुर जी, नेहा और शिवानी से घूरने लगे। तो रूहानी बोली, घर जाकर बताऊंगी। श्रेयांश आया और रूहानी से बोला, मिस कपूर, मुझे आपसे बात करनी है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? रूहानी बोली, जी हाँ, क्यों नहीं, आप मेरा लॉन में वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ कॉल करके। श्रेयांश ने हाँ में से हिलाया और वो लॉन में चला गया। रूहानी अपना कॉल करने चली गई। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 20। रूहानी कॉल करके श्रेयांश के पास आई और बोली, आई एम सॉरी, वो कॉल थोड़ा इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए लेट हो गई। श्रेयांश ने कहा, इट्स ओके, और उसे घूरने लगा, या मैं कहूँ कि ताड़ने लगा। रूहानी उसके ऐसे घूरने से असहज हो गई। वो आंखें चुराते हुए बोली, बोलिए, आपने मुझे किस बात के लिए बुलाया था? श्रेयांश उसमें खोते हुए बोला, आप बहुत सुंदर लग रही हैं आज। उसकी ये बात सुनकर रूहानी उसको देखने लगी और थोड़ा गुस्से में बोली, ओह, तो मुझे ये बताने के लिए आप यहाँ बुलाया? ये बात तो आप सबके सामने भी बोल सकते हैं। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। जैसे ही वो मुड़ी, उसके बाल झटके से श्रेयांश की आंखों में लगे। वो होश में आया और उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस अचानक झटके से रूहानी ने आंखें बंद कर ली। श्रेयांश का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे हाथों से उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। रूहानी का एक हाथ उसके हाथ में था और एक हाथ उसके सीने पर, जिसने वो महसूस किया कि श्रेयांश का दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। वैसे यही हाल रूहानी का भी था। उसका दिल भी किसी बुलेट ट्रेन के जैसे धड़क रहा था। रूहानी ने आंखें बंद की हुई थी। श्रेयांश वापस उसमें खोने लगा, लेकिन इस बार वो खो नहीं पाया क्योंकि इंद्रदेव ये नहीं चाहते थे। मतलब बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश की बूंदें उन दोनों के जिस्मों पर गिरी, दोनों होश में आए और शेड में चले गए। रूहानी बारिश को देखने लगी और श्रेयांश उसने अपना सिर झटका और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रूहानी ने फिर अपना ध्यान बारिश से हटाकर उसकी तरफ करते हुए कहा, जी कहिए। तो श्रेयांश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप ये जो भी रंजीत और राणा के साथ कर रही हैं, ये आप सही नहीं कर रही हैं। रूहानी कुछ बोलने वाली थी कि श्रेयांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। रूहानी तो पूरी तरह से जम गई। श्रेयांश पहला लड़का था जो उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा था, तो उसकी तो हवाई टाइट हो गई। जिसके सामने बड़े-बड़े मिनिस्टर नर्वस हो जाते हैं, आज वो श्रेयांश के सामने नर्वस हो रही थी और नाम में से हिलाकर कहती है, आप कुछ भी नहीं बोलेंगी जब तक मैं ना कहूं। तो सुनिए, रंजीत और राणा भी बहुत खतरनाक लोग हैं। उनकी पहुंच ऊपर तक है। राणा ने एक बार हमारी कंपनी पर गलत इल्जाम लगाया था कि हमने उन्हें गलत मटेरियल दिया है उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन असल बात कुछ और थी। उन्होंने हमारा मटेरियल किसी और कंपनी को 10 गुना ज्यादा पैसों में बेचा और अपना काम नकली मटेरियल से किया था। उन्होंने मतलब उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर वो ऐसे काम करेंगे तो सामने वाले को कितनी तकलीफ होगी, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। अगर उन्हें किसी चीज की फिक्र है तो वो है खुद की जरूरतों की। मैंने भी अपनी पहुंच तक ट्राई किया था, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि उसने सब खरीद रखा है। उसके कारण मेरे पापा को पूरी एक रात जेल में काटनी पड़ी थी। लेकिन जब मैंने उसके खिलाफ कदम उठाया तो उन्होंने मेरी बहन श्वेता को किडनैप करवा लिया और उस रंजीत ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसके आगे वो बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में दर्द उभर आया था। जब श्वेता वाली बात रूहानी ने सुनी, उसे रंजीत पर इतना गुस्सा आया कि अगर उसका बच चलता तो वो उसे अभी के अभी मार डालती। रूहानी ने उसके होठों से उसकी उंगली हटाई और उसे गले से लगा लिया। अब श्रेयांश भी रो पड़ा। उसने रोते रोते कहा, श्वेता के साथ जबरदस्ती करते वक्त गलती से श्वेता का सिर दीवार पर जोर से लग गया और उसकी याददाश्त चली गई। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसे उस रंजीत की घटना के अलावा सब कुछ याद था। उसके बाद पापा ने उसे लंदन भेज दिया। लेकिन मैंने उन दोनों बाप बेटे पर केस किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके केस को रफा दफा कर दिया और वो रंजीत खुलेआम घूम रहा है। इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूं कि उससे दूर रहो। कहीं उसने तुम्हारे साथ, शिवानी के साथ या नेहा भाभी के साथ कुछ करने की कोशिश की तो। इससे आगे श्रेयांश कुछ भी बोलता, रूहानी ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। श्रेयांश को इस वक्त इसकी जरूरत थी, इसलिए उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। फिर भी कुछ देर बाद रूहानी ने अपने होठ उसके होठों से अलग कर लिए और वो वहां से जाने को हुई। लेकिन श्रेयांश पर रूहानी नाम का नशा चढ़ चुका था। उसने उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब किया। रूहानी की पीठ उसके सीने से लग रही थी। रूहानी तो जैसे उसके कमर पर छूने से ही सुन्न पड़ चुकी थी। श्रेयांश के हाथ अब उसके पेट की तरफ बढ़ रहे थे। उसने उसको उसके पेट से जकड़कर उसे अपने और करीब सटा लिया। रूहानी की परफ्यूम की खुशबू से श्रेयांश मदहोश हो रहा था। उसने उसकी गर्दन चूमनी शुरू कर दी। वो उसकी गर्दन बेतहाशा चूमे जा रहा था और रूहानी उस एहसास को अपने अंदर समा रही थी। वो करने को तो कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वो ब्लैक बेल्ट थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल से करने की इजाजत नहीं दे रहा था। श्रेयांश ने रूहानी को अपनी तरफ घुमाया। रूहानी की नजरें और चेहरा शर्म से नीचे थी। उसने उसकी ठुड्डी पर उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर किया तो रूहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेयांश ने उसका माथा चूमा, फिर दोनों पलके, फिर उसके दोनों गाल और फिर होठ। वो उसके होठों को लगातार चूम रहा था और रूहानी भी उसका साथ दे रही थी। लेकिन उसे भी पता नहीं क्यों अचानक श्रेयांश की जेब में फोन बजने के कारण रूहानी को धक्का लगा। वो गिरते गिरते बचा। रूहानी धक्का मारकर वहां से भाग गई, लेकिन अपने श्रेयांश बाबू अभी भी होश में नहीं आए थे। वो शेड से बाहर निकले और गिर गए और बाहर तो बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थी। फिर जाकर उसे होश आया। अपना सिर पकड़ लिया उसने और खुद ही कहा, ओह गॉड, ये मैंने क्या किया? उसे किसकी आंखों पे, उसके लिप्स पर, उसकी गर्दन पर। ओह नो अंश, तू ये कैसे कर सकता है? मैं क्यों उसके आसपास होने पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। ओह गॉड, ओह गॉड। उधर रूहानी जो दौड़कर आकर सीधा अपनी गाड़ी के पास आकर रुकी। रास्ते में युक्ति और साधना ने आवाज भी लगाई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने ड्राइवर से चाबी ली और गाड़ी लेकर चली गई कहीं। उसके सिक्योरिटी गार्ड भी गाड़ी में बैठकर उसके पीछे पीछे आ गए। 3 गाड़ियां आगे और 3 गाड़ियां पीछे। उसने गाड़ी सीधा मरीन ड्राइव के पास रोकी। वहां से उतरकर एक पत्थर पर बैठ गई। उसने अपने आप से कहा, क्यों मैंने उसे अपने आप से अलग नहीं किया? क्यों उसे अपने इतने करीब आने को दिया? मेरे करीब तो वैसे रंजीत भी आया हुआ है, बल्कि उससे भी ज्यादा, लेकिन मुझे इसके साथ अलग फीलिंग्स आई। क्यों? लेकिन रंजीत, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। तुमने श्वेता के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की। तुम्हें आता भी क्या है वैसे? इसे अपनी मर्दानगी बोलते हो ना? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मर्दानगी किसे कहते हैं। लेकिन श्रेयांश, दोनों ही कश्मकश में है कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं दोनों के दिल, एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि। भाग 21। रूहानी मरीन ड्राइव से वापस अपने घर की तरफ जाती है। जैसे ही रूहानी हॉल में कदम रखती है, वहां सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। तो रूहानी बोली, क्या हुआ आप सबको?